पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपके लिए लेके आई हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और ये चैप्टर हमारे सीबीएसई में अराउंड 4 to 5 मार्क्स का आता है। चलिए देखते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो बेटा रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को हम किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये रियल नंबर्स के दो पार्ट्स है, क्या क्या, एक तो रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। अब इनमें से रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p बाई क्यू की फॉर्म में जैसे मानो मैंने लिखा हो 1/2, 1/3, 4/5, 6/7। लेकिन उसमें भी बेटा एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जब हमने उन नंबर्स को डिवाइड करा तो आना क्या चाहिए, या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो कहने का मतलब या तो मैं डिवाइड करूं नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, आगे अब कुछ और नहीं आ रहा है सॉल्व करके, या फिर वो नंबर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो बेटा, लेट अस सपोज मैंने डिवाइड करा है 1/2, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 0.5। तो ये जो मेरा 0.5 है ये क्या है बेटा, टर्मिनेट हो गया है। अब ये और तो आगे कुछ नहीं आ रहा है ना, 0.5 आया खत्म, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। दैट मीन्स 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड में क्या है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1/3 लिखा, तो 1/3 को सॉल्व करके कितना आएगा 0.3333 डैश डैश चलता जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर मेरा टर्मिनेट नहीं हो रहा था, है ना। मैंने 1/3 को डिवाइड करके देखा तो 0.3 आया, फिर और करा वापस 3, फिर और करा वापस 3। तो कहने का मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो रिपीट होना चाहिए था, और देखो फिर ये रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? आगे यहाँ तक समझ? ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि अच्छा, अगर तुमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया भी है तो क्या आना चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जैसे मानो कि मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेट अस सपोज 22/7। तो अब तो ये p बाई क्यू की फॉर्म में है ना, लेकिन तब भी ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। कैसे? इसकी ये वाली कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। इसे डिवाइड करके देख लो, ये किसकी वैल्यू है, 22/7 पाई की वैल्यू है ना। तो जब हम इसे डिवाइड करते हैं कुछ 3.14, फिर आगे 28, कुछ कुछ समथिंग समथिंग नंबर आता रहेगा। तो कहने का मतलब ना तो ये क्या होएगा, पूरा का पूरा जाके टर्मिनेट हो रहा है, कभी खत्म भी नहीं हो रहा है। फिर दूसरी बात, इसकी जो डिजिट्स है वो रिपीट भी नहीं हो रही है। तो अगर तुमने इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा भी, मैंने 22/7 को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा भी, तो ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इज इट क्लियर? या फिर मैं इरेशनल नंबर्स को कैसे लिखती हूँ, रूट में, जैसे कि √2, √3, √4 इरेशनल नहीं होगा क्योंकि √4 का मतलब क्या होता है, 2 होता है, वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, एक होते हैं रैशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जिनको कि अगर मैं डिवाइड करूंगी तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हुए हैं तो रिपीट होंगे। ठीक है, और ये वाले नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, या तो मैं इन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी √5, √7, √10 कुछ ऐसे करके, या फिर अगर मैंने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है तो क्या आना चाहिए था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर मैं उसे डिवाइड करके देख रही हूँ तो क्या आ रहा है मेरा, ना तो मेरी डिजिट रिपीट हो रही है, ना ही मेरी डिजिट टर्मिनेट हो रही है, वो चलती जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स तो अभी हमने पढ़ा है ना। रैशनल नंबर्स में और कौन कौन से नंबर्स आते हैं बेटा, देखो जैसे इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, सारे माइनस वाले नंबर्स, सारे प्लस वाले नंबर्स, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और क्या नंबर्स आते हैं, जैसे कि होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जिनमें कि सारे नंबर्स आते हैं लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव। कौन कौन से, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 1 से लेके इन्फिनिटी तक के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट लिखूं तो इसमें नंबर्स कहाँ से आएंगे, -∞, फिर -1 और डैश डैश करके 1 इन्फिनिटी तक। ठीक है,
होल नंबर्स में कौन से आएंगे, 0 1 2 डैश डैश इन्फिनिटी तक, और नेचुरल नंबर्स में कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटी तक। इन सारे नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम 2 तो रैशनल हुआ ही नहीं, आपने बोला p बाई क्यू की फॉर्म होनी चाहिए थी। बेटा तो मैं इसे 2 को 2/1 भी तो लिख सकती हूँ, तो हो गया p बाई क्यू की फॉर्म। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अलग अलग नंबर्स होते हैं। सबसे पहले है बेटा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। जैसे देखो 2, अगर मैं इस 2 के फैक्टर्स करूं तो कितना होगा, 2 इंटू 1। जैसे देखो तुम्हारा 7, अगर मैं इसके 7 के फैक्टर्स करूं तो कितना आएगा, 7 इंटू 1। दैट मीन्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो वो नंबर खुद होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दूसरा देखो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई नंबर्स जिनके की 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर्स, जैसे देखो 4 है, ठीक है, तो 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 4 खुद हो सकता है ना, 4 क्रॉस 1 लिख दिया, एक 2 हो सकता है और एक 1 हो सकता है। तो कहने का मतलब 4 के कितने फैक्टर्स हैं, 4 2 और 1। तो दैट मीन्स ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या है, ऐसे कोई नंबर्स जो कि 2 से ज्यादा फैक्टर्स से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहली चीज तो ये नहीं है जरूरी कि को प्राइम नंबर्स खाली प्राइम नंबर्स ही हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये कि को प्राइम का मतलब ये है कि उन दोनों नंबर्स में कोई भी 2 नंबर्स को प्राइम नंबर्स हम तब बोलेंगे जब उन दोनों नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर होगा। इज इट क्लियर? जैसे देखो 4 और 5 है, 4 और 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 को लिख दिया मैंने 4 इंटू 1 और 5 को लिख दिया मैंने 5 इंटू 1। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो दैट मीन्स ये दोनों कैसे नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। इज इट क्लियर? जरूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स खाली प्राइम नंबर्स ही होंगे। इज इट क्लियर? को प्राइम का मतलब सिर्फ इतना सा मतलब है कि उन दोनों नंबर्स में सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, दैट इज 1। इज इट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब हमने इस चैप्टर में और क्या करना है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हमने लिखना क्या होता है, जैसे मानो कि हमें ना जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना, हर एक फैक्टर लिखना है किसके साथ, विद द हाईएस्ट पावर। अभी के लिए इतना याद रखो, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा। एलसीएम में हमने क्या लिखना है, सारे फैक्टर्स लिखना है किसके साथ, हाईएस्ट पावर के साथ। और एचसीएफ में हमने क्या लिखना है, कोई भी नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स किसके साथ, वो भी लोएस्ट पावर के साथ। इज इट क्लियर? ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं ना, इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ऐसा बच्चे क्या करते हैं, लीस्ट का मतलब समझ के लोएस्ट कर देते हैं और हाईएस्ट का मतलब समझ के बड़ा कर देते हैं। ऐसे नहीं है, एचसीएफ में क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर विद द लोएस्ट पावर, और एलसीएम में क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स किसके साथ, विद द हाईएस्ट पावर। इतना समझ आ गया? ठीक है, अच्छा अब अगर मान लो कि मेरे को किसी नंबर्स का एचसीएफ गिवन है और वो दोनों नंबर्स भी गिवन है, हमें बोला एलसीएम निकालने को, तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। रिलेशन क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एक ये और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा ये हमें बोलते हैं कि कोई भी एक नंबर दिया हमें और वो बोलेगा कि बताओ इस नंबर की पावर में कुछ भी करूं, 6 8 10 15 150 कुछ भी करूं XYZ, तो क्या वो नंबर के लास्ट में 0 आएगा या नहीं आएगा। देखो बेटा किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 आ रहा है, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या, इनके फैक्टर्स करो, देखो कितना आएगा, 2 इंटू 5। 20 के फैक्टर्स करोगे कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। 30 के फैक्टर्स करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। 40 के फैक्टर्स करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो कहने का मतलब देखो इन सारे नंबर्स के लास्ट में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और जब इन सारे नंबर्स के लास्ट में 0 आ रहा था तो यहाँ पे देखना बेटा ऐसी क्या चीज है जो सब में कॉमन है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, देखो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो कहने का मतलब अगर मुझे ये चाहिए कि मेरा नंबर
डिजिट 0 से एंड करे तो उसमें 2 और 5 जो है वो होने ही चाहिए, भले ही एक से ज्यादा हो। जैसे देखो इसमें 2 की पावर 2 था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 5 की पावर 5 आए, दोनों की पावर कुछ भी अलग अलग आए, बस कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 दोनों उसमें होने चाहिए, भले ही 2 की पावर कुछ भी हो, भले ही 5 की पावर कुछ भी हो। इज इट क्लियर? चलिए आगे करें हम। अब करते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इसके प्राइम फैक्टर्स की टर्म्स में इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। चलो सॉल्व करते हैं। 150 को सॉल्व करना बेटा, कितने फैक्टर्स आएंगे इसके? सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया? 70। फिर 2 से डिवाइड करा 35, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड करा 7, फिर 7 से डिवाइड करा 1। तो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। दैट मीन्स 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इज इट क्लियर? चलो सेकेंड पार्ट करें फटाफट। क्या बोला है बेटा? 156 के फैक्टर्स करने हैं हमने। 156 के फैक्टर्स करते हैं। चलिए सबसे पहले देखो ये 2 के टेबल में कब जाएगा? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, आगे और सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा ये? ठीक है, फिर देखो 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर उसके बाद 13 के टेबल में कितना आ जाएगा? 1। दैट मीन्स इसके कितने फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, कितना आ गया है? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इज इट क्लियर? सेकेंड करें। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है बेटा? 3 8 2 5। देखो जब भी किसी नंबर के लास्ट में इवन नंबर होगा ना, वो नंबर तभी 2 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे लास्ट में क्या है? 5। दैट मीन्स ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। चलो नेक्स्ट किससे डिवाइड करके देख ले? 3 से डिवाइड करके देखें कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बच गया यहाँ पे? 2, 3 7 जा 21, कितना बचा? 1, कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15। ठीक है, वापस 3 से डिवाइड करके देखो बेटा कितना आ जाएगा? 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इज इट क्लियर? ठीक है, अब किससे डिवाइड कर सकते हैं इसे? 5 से डिवाइड करके देखें कितना आ जाएगा? 5 8 जा 40, 2 बचा 5। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड करके देखो। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसे डिवाइड करना बेटा, इसके फैक्टर्स लिखना। कितने आ गए? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, कितना आ गया है? 3 की पावर 2, 5 की पावर भी 2 और इंटू 70। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा 5005। चलो इसके फैक्टर्स करके देखते हैं कितना आ रहा है। सबसे पहले किससे डिवाइड करके देख लूं? 5 से। देखो जब भी लास्ट में 5 या 0 आ रहा होगा ना, मतलब वो 5 से तो डिवाइड पक्का हो जाएगा। अब इसके लास्ट में 5 है तो ये 2 से तो होगा नहीं। 5 से करके देखते हैं कितना आ गया? 5 1 जा 5, 0 0 और 1। ठीक है इतना। अब किससे डिवाइड कर सकते हैं इसे? 5 0 0 5, कितना आ गया? 1 0 1। डिवाइड करके देखना बेटा, ये क्या है? 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना? 7 के टेबल में जाएगा, कितना आ जाएगा? 7 1 जा 7, कितना बचा बेटा यहाँ पे? 3। 143। चलो अब किससे डिवाइड कर लें इसे? 11 से डिवाइड करके देखें कितना आएगा? 11 1 जा 11, कितना बचेगा? 3, कितने से चले जाएगा? 3 से। अब आगे 13, 13 1 जा 13, कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट ट्राई करें।
नेक्स्ट क्या है बेटा 7 4 2 9। इसको सॉल्व करके देखो। सबसे पहले तो ये किसी भी छोटे नंबर से तो जाएगा नहीं, है ना। 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा। 17 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा यहाँ पे 4 3 7। ठीक है, अब डिवाइड करना बेटा इसे 19 पे जाएगा। ये 19 में कितने पे आएगा 23। कितना आ गया यहाँ पे 23। कितने फैक्टर्स हो गए इसके 17 इंटू 19 इंटू 23। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। ठीक है, हमें पहले तो एलसीएम एचसीएफ अलग अलग निकालने हैं। फिर हमने क्या करना बेटा, इसने जो रिलेशन दिया है ना एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इससे इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो 26 के फैक्टर्स कर लो। कितने 2 से जाएगा, ठीक है यहां तक है ना। अब 91 के फैक्टर्स करो बेटा। देखो 91 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से, 5 से, 6 से नहीं जाएगा, 7 से करके देखते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, अब देखो 26 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 13, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं 91 को 7 इंटू 13। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। हमने क्या लिखा था, एलसीएम का मतलब ऑल फैक्टर्स, और पावर कितनी होगी हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में सारे सारे फैक्टर लिखने हैं 2 7 13। अब इनकी पावर्स चेक करो, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है दोनों में मिला के 2, 7 की पावर 1, 2 की पावर भी 1, 7 की पावर भी 1 और 13 की पावर भी 1। तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, सॉल्व करना जरा, एलसीएम कितना आ जाएगा। फोर्टीन इंटू 13 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 182। अच्छा, और क्या निकालना है हमने एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या था बेटा, वो फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो विद द पावर जो सबसे कम होगी। अब इन दोनों में फैक्टर कितना है 13, और दोनों में 13 की पावर कितनी है 1 1 है, तो दैट मीन्स इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। ठीक है, अब हमने वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करना है मुझे, एलसीएम इनटू एचसीएफ कितना आ गया 182 इंटू 13। ठीक है, 182 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है बेटा 2 3 6 6। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो। राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, मेरे को दोनों नंबर्स लेने हैं। दोनों नंबर्स कितने कितने थे 26 इंटू 91, दोनों को मल्टीप्लाई करना, यही आ जाएगा 2366। तो कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, समझ आ गया। सबसे पहले एलसीएम निकाला, फिर एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में पुट कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है 510 और 92 का हमने क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले इनके फैक्टर्स करते हैं। कितने पे जाएगा बेटा, लास्ट में 0 है तो इसका मतलब ये 5 से चले जाएगा, है ना। तो कितने पे आ गया ये, ठीक है। अब ये किससे चले जाएगा 2 से चेक करें, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। कितने आ गए इसके फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स हो गए 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब 92 के फैक्टर्स करते हैं। 92 के फैक्टर्स करो। कितना आ गया 92
इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 23। टू इंटू 23। ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या देख सिखाया था अभी मैम ने, एलसीएम का मतलब सारे नंबर्स लेने हैं विद द हाईएस्ट पावर। तो इसमें 2 की पावर कितनी है हाईएस्ट, इसको ऐसे लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, पहले सारे नंबर्स लिख लो कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास है। एक तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 23 है। सारे नंबर्स लिख लिए। अब इनके पावर चेक करते हैं किस नंबर की कितनी हाईएस्ट पावर है। 2 की हाईएस्ट पावर दोनों में मिला के कितनी है 2, 3 की 1, 5 की 1, 7 की 1, 23 की भी 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बेटा, इन सबको कितना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वही देखो आगे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 17 आएगा, है ना। 2, 3, 5, 17। अच्छा अब इनको करना है एलसीएम, तो हो गया हमारा। एचसीएफ में देखो, एचसीएफ में हमने क्या करना होता है, इन दोनों में जो कॉमन है, पहले तो ये चेक कर लो दोनों में कॉमन कितना है। 2 है कॉमन, ठीक है। फिर उसके बाद देखना 3 है कॉमन दोनों में, 3 कॉमन नहीं है ना। 3 तो दोनों में नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा इसका, सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, है ना। वेरिफिकेशन देखो अब, वेरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। एलसीएम किसके बराबर है, 2, 3, 4, 6, 0 और एचसीएफ किसके बराबर है 2। इनको मल्टीप्लाई करना कितना आ जाएगा 4, 6, 9, 2, 0। ठीक है। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो कितना आ जाएगा ये 510 इंटू 92। इन दोनों का प्रोडक्ट करना जरा कितना आएगा 46920। ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है तो इसका मतलब हेंस वेरीफाइड। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, 336 और 54 के लिए वेरीफाई कराना है। पहले 336 को सॉल्व कर लेते हैं। देखो किसकी टेबल में जाएगा, ये 3 के में भी चले जाएगा, 2 के में भी। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 के में 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 2 के में अभी ठीक है। अब चेक करना है इसकी फैक्टर्स कितने हो गए, 3, 3, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है इसमें 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। अब 54 के फैक्टर्स करते हैं, कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और एक बच्चा, फिर ये कितने पे चले जाएगा 3। इसके फैक्टर्स कितने हो गए बेटा 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है। चलो अब आगे देखो, HCF इंटू LCM वेरिफिकेशन देखते हैं। वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B। HCF और LCM की वैल्यूज पुट करो। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है 336 इंटू, इसकी फैक्टर्स लिखने थे बेटा, एलसीएम तो निकाले नहीं पहले। एलसीएम देखो, एलसीएम का मतलब क्या था कि इन दोनों के सारे नंबर्स लिखने विद दी हाईएस्ट पावर। पहले सारे नंबर्स देख लो कौन कौन से हैं, 2, 3, 7। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4,
3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, इसको एलसीएम को सॉल्व करना, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, कितना आ गया ये मल्टीप्लाई करके 3024। ठीक है, अब HCF निकालना, कितना आएगा। HCF का मतलब क्या होता है बेटा, हमने सिर्फ वही नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है, वो भी विद द लोएस्ट पावर। दोनों में कॉमन पहले चेक कर लो क्या क्या है, एक तो 2 है और एक 3 है। अच्छा, अब ये चेक करो कि 2 की लोएस्ट पावर किसके पास है 1 और 3 की लोएस्ट पावर 1, तो कितना आ गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 3 जा 6। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो एलसीएम कितना है हमारा 3024 और HCF कितना है 6। 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना आ जाएगा ये 44181। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी चेक कर लेते हैं, अगर दोनों सेम आ गए तो दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है ठीक है। राइट हैंड साइड कितनी है 336 इंटू 54। ठीक है, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया ये भी सेम ही आ जाएगा, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला बेटा हमने, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पहले हमें दो नंबर्स गिवन थे, अब हमें 3 नंबर्स गिवन है, तो इन तीनों नंबर्स का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। चलो देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसके फैक्टर्स बनाना है। कितना आ गया ये 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और 15 के फैक्टर्स बनाओ, कितने हो जाएंगे, तो दैट मीन्स 15 के फैक्टर्स कितने हो रहे हैं 3 इंटू 5। ठीक है, अब सेम 21 के फैक्टर्स बनाओ, तो 21 के फैक्टर्स कितने हो गए 3 इंटू 7। ठीक है, चलो अब सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने क्या देखना होता है, कितने नंबर्स इन सब में हैं, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 और एक 7 है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इनकी चेक करो कि हाईएस्ट पावर किसकी किस में है, जैसे 2 की इस पूरे में हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसी के पास है। 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना बेटा, कितना आ जाएगा 420। ठीक है, और इनका HCF निकालो। HCF का मतलब इन सब में जो कॉमन है, पहले तो वो नंबर ढूंढो जो सब में कॉमन है। देखो 3 इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, 3 की सबसे कम पावर किसमें है, तीनों में ही सेम ही पावर है, कितनी 1 1 1। और चेक कर लो, देखो 2 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है, 5 इसी में है, 7 भी सिर्फ इसी में है, इसका मतलब HCF कितना होगा इसका 3। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या है, सारे फैक्टर्स लिखने हैं हाईएस्ट पावर के साथ, और HCF का मतलब क्या है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं, वो भी लोएस्ट पावर के साथ। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 17 23 29। बेटा ये तीनों ही प्राइम नंबर्स है, 17 सिर्फ 17 के टेबल में जाएगा और 23 भी सिर्फ 23 के टेबल में ही जाएगा और 29 भी सिर्फ और सिर्फ 29 के टेबल में ही जाएगा। तो दैट मीन्स 17 के फैक्टर्स कितने हो गए 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर्स कितने हो गए 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर्स भी कितने हो गए 29 इंटू 1। तो HCF कितना हो जाएगा इसका, तीनों में कॉमन क्या है 1, और LCM कितना होगा इसका 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों को मल्टीप्लाई करना, 17 इंटू 23 इंटू 29 कितना आ रहा है ये 93311। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 8, 9 और 25। 8 के फैक्टर्स करो सबसे पहले, कितने होंगे? तो इसका मतलब 8 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9 के फैक्टर्स करो, कितने होंगे, 3, 3 3 जा 9 और 1। 25 के फैक्टर्स कितने होंगे, 5 5। ठीक है, तो इन सब के पहले फैक्टर्स लिख लो। 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3। 25 के फैक्टर्स कितने होंगे, 5 इंटू 5। ठीक, चलो अब हमने क्या निकालना है, इनका एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम के लिए देख लो कौन कौन से नंबर्स हैं। एक 2 है, एक 3 है और एक 5 है। अब ये चेक करो किसकी कितनी हाईएस्ट पावर है। 2 की इन सारों में हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। 3 की 2, 5 की भी 2। इनको मल्टीप्लाई करना बेटा, आपस में कितना आएगा, 2 की पावर 3 8 9 और तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, अब HCF देखो। HCF में तो बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका HCF कितना होगा फिर, 1। क्योंकि 2 3 इन दोनों में नहीं है, 3 बाकी दोनों में नहीं है, 5 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। इसका मतलब इसका HCF कितना है, 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है बेटा, गिवन दैट HCF इन दोनों नंबर्स का 9 के बराबर है, तो LCM कितना होगा। ठीक है, अभी एक थ्योरम पढ़ी थी ना हमने, फॉर्मूला कितना था, LCM into HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें LCM तो ये HCF तो गिवन है, निकालना क्या है हमने, LCM। तो LCM किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू बी अपॉन में HCF। ठीक है, A इंटू बी कितना है, दोनों नंबर्स कितने, 306 इंटू 657 और HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा इसे डिवाइड करके। सबसे पहले 3 के टेबल में, चलो मल्टीप्लाई करना, कितना आ गया ये, 102 इंटू 219। 102 इंटू 219 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा ये, 83322। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना है, 22338। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बेटा इस क्वेश्चन में हल्की सी मिस्टेक है, ये 6n नहीं आएगा, ये 6 की पावर n आएगा। ठीक है, हमें ये क्या पता लगाना है कि क्या 6 की पावर n डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है किसी भी n की वैल्यू के लिए, कि नहीं हो सकता है। देखो इसमें मैंने एक चीज बताई थी ना एकदम स्टार्टिंग में, कि अगर मेरे किसी भी नंबर को डिजिट 0 के साथ एंड करना है तो इसका मतलब उसमें फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 और 5। क्योंकि 2 5 जा 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब लास्ट में 0 आ ही जाएगी। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या 6 की जो फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 है कि नहीं है। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स करो सबसे पहले, कितना आ गया ये, 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ठीक है, दैट मीन्स for any number to end with digit 0 there should be 2 और 5 क्या होने चाहिए एज फैक्टर्स, there should be 2 and 5 as their factors। ठीक है, but in 6 but there is no factor
equal to 5 in 6 raised to the power n. So 6 raised to the power n will not end with digit 0. ठीक है? Is it clear? कहने का मतलब किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसमें 2 और 5 क्या होने चाहिए थे एज अ फैक्टर. 2 और 5 की पावर कुछ मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, 2 और 5 के अलावा भी कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस मतलब ये है कि 2 और 5 होने ही चाहिए. तो अब इसमें क्या है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कभी भी 0 के साथ एंड नहीं कर सकता है. ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, फॉर एनी नंबर टू एंड विद द डिजिट 0 देयर शुड बी 2 and 5 as their factors, but there is no factor equal to 5 in 6 raised to the power n. So 6 raised to the power n will not end with the digit 0. 6 में कोई भी फैक्टर नहीं है किसके इक्वल, 2 into 5 के इक्वल, मतलब 5 का कोई फैक्टर नहीं है, इसलिए ये नंबर 0 के साथ एंड नहीं हो सकता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा बेटा हमें, एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस आर दी कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखना होगा कंपोजिट नंबर्स होते कौन से हैं. कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके की मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं. तो अगर ये दोनों नंबर्स कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब इनके फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 2 फैक्टर्स से ज्यादा होने चाहिए. ट्राई करें. ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट वाला देखते हैं. 7 into 11 into 13 plus 13. ठीक है, 13 तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन ले लो, कितना बच गया, 7 into 11 plus 1. 7 into 11 कितना हो जाएगा, 77 plus 1 कितना आ गया, 13 into 78. ठीक है, अच्छा देखो 13 के तो और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन 78 के तो और भी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, सॉल्व करके देख लो. इसका मतलब मैं इस नंबर को कैसे लिख सकती हूँ, 13 into 2 into 3 into 13. तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 2 into 3 into 13 raised to the power 2. तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा है ना, इसमें तो 3-4 फैक्टर्स हो गए इसके, 2 भी है, 3 भी है, 13 भी है, 1 भी है. तो दैट मीन्स दिस इज अ कंपोजिट नंबर एज फैक्टर्स आर more than 2 so this is a composite number. आया समझ? इज इट क्लियर? चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका. सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. इस पूरे में से 5 कॉमन ले लो बाहर, तो कितना बच जाएगा अभी, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. इसको सॉल्व करो, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा कितना आएगा, 1008 प्लस 1 कितना आ जाएगा ये, 1009 इंटू 1. इंटू 1 का मतलब क्या है, 1009 आ रहा है, और 1 तो सबका फैक्टर होता ही होता है. अच्छा अब ये देखो इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 3 फैक्टर्स है, एक तो 5 है, एक 1 है और एक 1009 है. तो दैट मीन्स ये कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है. कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर, वो नंबर्स होते हैं जिनके की मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे. ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स हैं, तो दैट मीन्स ये कैसा नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है. नेक्स्ट करें अब आगे. चलो ये है वर्ड प्रॉब्लम. स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले अच्छे से. इसने क्या बोला, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round. ठीक है, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक है,
देखो 2 पर्सन है इसमें, एक 18 मिनट लेता है उसी राउंड को कंप्लीट करने के लिए और एक 12 मिनट लेता है। तो हमने ये पता लगाना है कि ये दोनों कब मिलेंगे, कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम तो ये मिल चुके हैं स्टार्टिंग में, अब सेकेंड टाइम ये कब मिलेंगे, तभी तो मिलेंगे जब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर आएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में इसका मतलब हमने निकालना क्या है, इसमें एलसीएम, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं 18 के फैक्टर्स करो, कितना आ गया। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2। और दूसरा क्या है 12, इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो 12 को क्या लिख सकती हूँ बेटा मैं, 2 इंटू 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अच्छा हमने क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में हमने क्या लिखना होता है, सारे नंबर्स लिखने हैं। पहले तो ये चेक कर लो सारे नंबर्स हैं क्या, 2 3 और इसमें भी 2 3, तो 2 और 3 लिख दिया। अब उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 की 2 और इसमें 2 की हाईएस्ट पावर 2। तो दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 और ये कितना आ जाएगा, 9। दैट मीन्स 36 मिनट्स के बाद वो दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। 36 मिनट्स में देखो इसने तो क्या नाम था इसका, सीमा, सोनिया ने 36 मिनट्स में कितने राउंड लगाए होंगे, 2 राउंड लगाए होंगे। और दूसरे वाले पर्सन ने, रवि ने कितने राउंड लगाए होंगे, 3 राउंड लगाए होंगे। इसका मतलब जब तक सोनिया 2 राउंड लगा के आएगी, जब तक रवि 3 राउंड लगा चुका होगा। और फिर ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, कितनी देर बाद, 36 मिनट्स के बाद, ठीक है। चलो अब आगे करें। चलो अब आ गए हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 पे। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या प्रूव करना है बेटा, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। तो अब रूट 5 इज इरेशनल को प्रूव करने के लिए हम लोग लेंगे कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है कि मैं सबसे पहले ये मानूंगी कि जो रूट 5 है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। फिर लास्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि हमारी अजम्पशन क्या थी, गलत थी। तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो कौन सा बचा, इरेशनल, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एज्यूम करना है कि जो हमारा रूट 5 है या रूट 7 है, जो भी वो XYZ देगा वो एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो मैं इसको मतलब क्या है, उसे x अपॉन में y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। और इसकी एक और कंडीशन होती है बेटा, ये जो नीचे y है ना वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऊपर वाला भले ही 0 हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नीचे वाला हमेशा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। तो रूट 5 को मैंने क्या लिख दिया, x अपॉन वाई। पहली कंडीशन y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, कि x और y जो है वो को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही हो सकता है, उसके अलावा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। कहने का मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि जो मेरा x है वो 5 का मल्टीपल है और जो y है वो भी 5 का मल्टीपल है, तो 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। तो दैट मीन्स ये दोनों को प्राइम नहीं है। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 ही उनका कॉमन फैक्टर होगा। कहने का मतलब इन दोनों नंबर्स में जो कॉमन नंबर आएगा इनके फैक्टर्स में वो 1 ही हो सकता है, ठीक है। चलो अब ट्राई करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो मैंने रूट 5 को किसके बराबर रख दिया, x अपॉन वाई के इक्वल, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करो दोनों तरफ, कितना हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। सॉल्व करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y स्क्वायर, है ना। या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाओ, कितना आ जाएगा ये, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 5। दैट मीन्स दैट इज एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो,
कि मान लो कि मेरा कोई नंबर है 25 और ये 5 से डिवाइड हो पा रहा है ना, तो इसका मतलब अगर मैं इस नंबर का 5 लूंगी तो ये 5 भी तो डिवाइड होगा। कहने का मतलब अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल था तो वो नंबर भी खुद क्या होगा, डिविजिबल होगा। जैसे मानो कि अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि 3 का स्क्वायर जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना आएगा 3 का स्क्वायर 9, तो 9/3 कितना आ गया सॉल्व करके 3। तो इसका मतलब वो नंबर खुद भी 3 से डिवाइड होना चाहिए था। तो अगर एक्स स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है किससे, 5 से, तो दैट मीन्स एक्स भी क्या होना चाहिए था, फिर डिविजिबल होना चाहिए था। ठीक है, so x is also divisible by 5। ठीक है, तो इसका मतलब x भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अगर x 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब x में कहीं ना कहीं 5 आ ही रहा होगा, जब भी तो डिवाइड हो रहा है ना, तो इसका मतलब x में एक फैक्टर क्या होगा, 5 भी होगा। तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 5, कुछ भी एक नया नंबर मान लेते हैं z। ठीक है, अब ये वैल्यू सॉल्व करो और इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। कितना आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5z का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और साथ में z स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो। तो y स्क्वायर कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी है 25, z स्क्वायर अपॉन में 5। ये कहां से लिखा, इसे इक्वेशन 2 मान लो, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, कितना आ गया ये, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 z स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 z स्क्वायर। तो z स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, y स्क्वायर अपॉन में 5। तो दैट मीन्स y जो है वो क्या है, 5 से डिविजिबल। y स्क्वायर is divisible by so y is also divisible by 5। ठीक है, अगर y स्क्वायर क्या है, डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब y भी क्या होगा, डिविजिबल होगा 5 से। अब देखो हुआ क्या है, x भी 5 से डिविजिबल है और y भी 5 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि x और 5 में दोनों में ही एक कॉमन फैक्टर होगा 5, जब भी तो भाई ये 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब हमने जो माना था कि x और y क्या है, को प्राइम, वो तो गलत हो गया, क्योंकि को प्राइम का मतलब क्या था कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, इन दोनों में वो क्या हो सकता है 1, और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 5। तो इसका मतलब ये नंबर्स को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो क्या है, गलत। तो इसका मतलब वो नंबर तुम्हारा रैशनल नहीं है, कैसा है, इरैशनल। ठीक है, हियर x and y have 5 as a common factor. So they are not co-prime numbers. ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। दैट इज आर सपोजिशन, जो हमने सपोज करा था, इज इनकरेक्ट। हेंस √5 इज इरेशनल। हमने क्या माना था, रैशनल, और हमारी सपोजिशन क्या है, गलत। तो इसका मतलब वो रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बेटा, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल में, अभी हमने क्या करा, √5 ना,
तो इसका रूट 7 भी आ सकता है, रूट 2 भी आ सकता है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से यही करना है हमने स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बस हमने क्या शो करना है कि ये जो नंबर्स तुमने माने थे x और y, इन दोनों नंबर्स का कोई और फैक्टर भी है 1 के अलावा, तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है तो कैसे हुए, इररेशनल नंबर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 प्लस रूट 5 इज इररेशनल प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 प्लस रूट 5 को रैशनल नंबर सपोज कर लेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, इररेशनल, तो मैं उसे रैशनल नंबर सपोज कर ले रही हूँ। तो 3 प्लस रूट 5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो मैं इसको किसकी फॉर्म में लिख सकती हूँ, x अपॉन वाई की फॉर्म में। और अगर मैंने x अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, x और y को प्राइम नंबर्स हैं। इसका मतलब इनका खाली 1 ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और y नॉट इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, अब देखो मैंने इसमें से ना रूट 5 को एक तरफ कर लिया, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए। तो रूट 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, x अपॉन वाई, 3 इधर जाएगा तो माइनस का, और ये 2 नीचे आ गया। अब इस नंबर में देखो बेटा, x अपॉन वाई क्या है, इंटीजर्स है। अगर तुम इस पूरी साइड को सॉल्व करेंगे तो ये नंबर कैसा आएगा, रैशनल नंबर आएगा ना। 2 भी रैशनल नंबर, 3 भी रैशनल नंबर, x और y भी इंटीजर्स हैं, तो दैट मीन्स ये पूरी साइड सॉल्व करके क्या आ रही है हमारी, रैशनल। अब रूट 5 कैसा होता है, इररेशनल, तो इसका मतलब रैशनल तो इररेशनल के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब गलती कहाँ है, गलती है हमारी सपोजिशन में, जो हमने सपोज करा था कि हमारा जो ये नंबर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर्स क्या है, इंटीजर। सिंस x एंड y आर इंटीजर्स, तो ये पूरा नंबर क्या हो गया, रैशनल। इसका मतलब रूट 5 भी क्या होना चाहिए था, रैशनल। बट हमें पता है कि रूट 5 कैसा एक इररेशनल नंबर है, सो वी कंक्लूड दैट दिस नंबर इज इररेशनल। ठीक है, चलो सेम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या प्रूव करना है कि 1 अपॉन में रूट 2 जो है ना वो कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। वही सेम करेंगे, बिल्कुल सेम। 1 अपॉन रूट 2 को सबसे पहले मैंने क्या मान लिया है, रैशनल मान लिया है। रैशनल मान लिया तो मैं x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकती हूँ, और यहाँ पे जो y है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, और x और y क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करो, रूट 2 किसके बराबर आ जाएगा, इसको इन्वर्स कर दिया तो y अपॉन एक्स के बराबर। अब y अपॉन एक्स क्या है, इंटीजर्स हैं, तो y अपॉन एक्स क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल नंबर होगा तो इसका मतलब रूट 2 भी क्या होना चाहिए था, रैशनल। लेकिन रूट 2 कैसा नंबर होता है, इररेशनल, तो इसका मतलब हमने जो सपोजिशन की थी वो क्या है हमारी, इनकरेक्ट। ठीक है, समझ आ गया। सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम ही प्रोसीजर है। अब हमें क्या करना है, 7 रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा, 7 रूट 5 को सबसे पहले एक रैशनल नंबर मान लिया। रैशनल नंबर माना तो मतलब कि x अपॉन वाई के फॉर्म में माना। x अपॉन वाई का मतलब क्या है, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, और y नॉट इक्वल्स टू 0। रूट 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, x अपॉन में 7y। अब यहाँ पे देखो बेटा, x और y दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारी कैसी आएगी, रैशनल। तो इसका मतलब रूट 5 भी कैसा होना चाहिए था, रैशनल। लेकिन रूट 5 कैसा नंबर है, इररेशनल, तो इसका मतलब हमारा जो ये हमने सपोज करा था वो क्या है, इनकरेक्ट, क्योंकि हमारी ये साइड रैशनल आ रही है और ये साइड इररेशनल आ रही है। इज इट क्लियर। चलो इसका एक और लास्ट पार्ट देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या बेटा, 6 प्लस रूट 2 को हमने क्या माना, सेम क्वेश्चन है, इररेशनल प्रूफ करना है तो हमने रैशनल माना। रैशनल माना तो x अपॉन वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर रूट 2 को एक तरफ कर लिया, ये कितना आ गया, x अपॉन वाई माइनस 6। x अपॉन वाई माइनस 6। अब x और y क्या है, इंटीजर्स, तो इसका मतलब x अपॉन वाई माइनस 6 ये पूरी साइड क्या होगी, एक रैशनल नंबर। अगर ये पूरी साइड रैशनल है तो इसका मतलब रूट 2 भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, क्योंकि रूट 2 कैसा नंबर है, एक इररेशनल नंबर है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स तो इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे फैक्ट को क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट। और हमारा जो 6 प्लस रूट 2 है वो कैसा नंबर था, एक इररेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर हमने वन शॉट में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तब तक के लिए ये पढ़ लीजिएगा और मेहनत करते रहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे।